हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडिटेरिया का वार्षिकांक 2025 इसका वन लाइनर करेंगे। इससे पहले एक और वीडियो एडिटेरिया का फटाफट 100 क्वेश्चंस उसका ग्रुप चैनल पर डाला जा चुका है। आप लोग उसका वीडियो देख करके रिव्यू दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कुछ सुधार करना है तो उसके बारे में भी रिव्यू जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर है। 2025 के प्रमुख घटनाक्रम जुलाई 2025 से हम लोग शुरू करते हैं। इसको जल्दी जल्दी करेंगे और कोशिश रहेगी कि सारे वन लाइनर एक ही वीडियो में शामिल करके चैनल पर दे दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। अगला है समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑपरेशन मेडमैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। अगला है नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसके पॉइंट्स है मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल किया है। हनाथियाल मिजोरम में है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 6 वर्षीय पंजाब के तेगबीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। अगला है 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे RECLAIAM रिक्लेम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना है। जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया गया। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्रण एवं बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य RDI में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण करना है। अगला है केंद्रीय राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक के दौरान सिपरी 2025 योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य संविदा अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों के दायरे में लाना है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI योजना को मंजूरी दी। इसका बजट 99,446 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया। नेक्स्ट है पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इसमें कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया, जिसमें से 11 सैन्य परिदृश्य सालेहर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग ये सब महाराष्ट्र में स्थित है और जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। केरल के अलपुझा में स्थित अर्थुनकुलम पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन
प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया। भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन फिक्की और भारत मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पंजाब के फजीलका में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला है प्रजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय बनी। उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। अगला है केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। अगला है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। अगला है विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया। अब तक जुलाई 2025 का जो भी वन लाइनर था वो हो चुका है। अब जून 2025 के वन लाइनर देखते हैं। पहला है केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। यह 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आलू के उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान पेश करेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला रखी। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है जिसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। इस क्वांटम वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। अगला है अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी जो नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के नजीमाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना से तेलंगाना के हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी। साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिल सकेगा। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की। यह पहल सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी तथा उनमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार औषधि संरचनाएं पाई जाती हैं। अगला है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक AI ज्ञान प्रदान करना तथा उसके व्यावहारिक उपयोग पर बल देना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा।
अगला है 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 300 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। अगला है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 2027 के लिए लागू की गई है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सके। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का लाभ देने की घोषणा की। 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित किया गया। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एनआई अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम भारत जेन को लॉन्च किया। यह 22 भारतीय भाषाओं की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया। इसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें जातिगत डेटा भी शामिल होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 से नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है, ताकि वे जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सकें। अगला है असम के काबी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन के ऋण को वापस ले लिया है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके तहत अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। 1 से 2 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लैवेंडर के महत्व को उजागर करना है। अगला है असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए भी दोनों राज्यों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। अगला है जापान के शहर किताक्यूशु से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना है। अगला है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई। यह ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस इत्यादि में सेवाओं को सरल बनाएगा तथा साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। ध्रुव का फुल फॉर्म डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अगला है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन,
माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इत्यादि। अगला है 7 जून 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना तथा फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। अगला है हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क का क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्धि महामार्ग अब पूरी तरह से चालू हो गई। UR 701 UR 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। इस महामार्ग का ऑफिशियल नाम हिंदू हृदय सम्राट बालाशाह ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग रखा गया है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम 2025 जारी किया है, जो जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3(1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% तक आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया। बेंगलुरु में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए हैं। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एविल लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई। इस सूची को विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। एवी लिस्ट में पक्षियों की 11,131 प्रजातियाँ, 19,879 उप प्रजातियाँ और 2376 वंश, 252 कुल आदि शामिल हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 की गरीबी दर 27.1% से घटकर 2022-23 में यह 5.3% रह गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.4 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया है। भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 हो गई है, जो बच्चे की प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जन मन सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी। तमिलनाडु के वेल्लूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई। हाल ही में फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़ की 2 रेलवे परियोजनाओं कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण तथा बल्लारी चिकजाचूर दोहरीकरण को मंजूरी दी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई-आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना तथा उनका समग्र विकास करना है।
अगला है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। यह उत्सव भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला है डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। अगला है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की। इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला है तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2022 में उन्हें भारत का पहला G20 शेर्पा नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया। अगला है भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडिन आपका फास्ट एड एक्सपोर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला है भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग विमान 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान पर सवार 241 लोगों की मौत हो गई। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीय सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत में ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देगा। अगला है भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया। अगला है मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया। 19 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया। आंध्र प्रदेश 68.38 अंक के साथ पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान जिले में 5,900 करोड़ से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें मुख्य रूप से गिन्नी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना
पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि शामिल है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया। इसका उद्देश्य राज्य की अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। पूर्वी तटीय रेलवे ने पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ई-कॉर यात्रा ऐप लॉन्च किया। अगला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र प्रदेश @2047 विजन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका चयन सरकारी और निजी दोनों नियोक्ताओं द्वारा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। 24 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। अगला है केंद्र सरकार की उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की, जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में यह जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI 2.0) रिपोर्ट 2023 से 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 में 703 अंक प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पर है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित किया। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक के सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य योग के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन, पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नाम था इसका, का शुभारंभ किया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने, दस्तावेजीकरण करने और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट होगा। अब मई 2025 का वन लाइनर देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हाक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया। अगला है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत ओडिशा तट पर ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित किया गया। अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी
उसने प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपए में वापस ले ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है। मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार यह भव्य टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक, सिक्किम में आयोजित सिक्किम @50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता को पेश किया। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी संचार को आधुनिक बनाना और साथ ही नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय किया गया जाएगा। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत INS तारनी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा पेश किया, जिसका उद्देश्य सीमेंट, एल्यूमीनियम, पल्प और पेपर और क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में GHG तीव्रता को विनियमित करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए। पहला, मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण। दूसरा, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची तथा तीसरा है BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिससे न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सड़क दुर्घटना पीड़िता के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया था। रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया, जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया। भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID सक्षम ई-पासपोर्ट शुरू किया, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी और माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरुआत की है। कोझिकोड अपने आय अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया। भारत की मातृ मृत्यु दर 97 से घटकर 97 जो कि 2018 से 2020 में थी, वहां से घटकर 93 प्रति लाख जीवित
जन्म हो गई है 2019 से 2021 के बीच में। नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा, पीओसीएसओ और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए एआई, एमएल और जीआईएस के साथ 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि, भारत और टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजों की बावली 16वीं सदी की लोधी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना, लंबाई इसकी 166.8 किलोमीटर को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बनी। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया। डिपो दर्पण, अन्ना मित्र और अन्न सहायता ऐप को भारत के पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउड रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @ 2047 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया। शिक्षा मंत्रालय एवं वागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लुकंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचना है। मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपए तथा 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। अगला है, 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना की मंजूरी दे दी है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। अगला है, भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रगौली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है। इस अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। अगला है, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केरल के विधिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित कैंपगौड़ा हवाई अड्डा बना है। भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन
जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई, जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी, जिसके लिए न्यास NAV मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है। अगला है, देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। इसके प्रमुख बिंदु हैं, आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। अगला है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान में देश में 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, जिसमें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 970 मिलियन हो गई है। हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक तकनीकी तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में के बीच हुई। 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। पहली बार यह 1971 में आयोजित हुआ था। अगला है, देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना की। भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अनरना प्राप्त हुआ। INS अरनाला प्राप्त हुआ। त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029 तक विस्तारित कर दिया गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई। यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करने हेतु शुरू की गई पहल है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। अगला है, मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह में महाराष्ट्र पहले पायदान पर, दूसरे पायदान पर कर्नाटक रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश ने समझौता किया। इसका उद्देश्य विदर्भ एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटना है। भारत की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB कतर का बना है। केरल 10वीं में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा है कि LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। अगला है, भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है, DOT ने साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया। अगला है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद 30 जून 2025 से पुनः शुरू की गई। अगला है, ASI की रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की
29 वर्षीय छेजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ की। लक्ष्य डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ट्विन सिटी की तर्ज पर बोधगया और नालंदा को विकसित किया जाएगा, जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1826 में इसी दिन उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। मुख्य विषय था स्टार्टअप इंडिया @2047 भारत की कहानी का अनावरण करना। नेक्स्ट है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जुवियन प्लेटफॉर्म भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश की विषरोधी दवा के भंडार की निगरानी करना है। लखपति बाईदेव कार्यक्रम असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना। अगला है कृषि निवेश पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। प्रोग्राम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए मंजूरी दी गई। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका टीकाकरण शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये टीकाकरण अभियान है, जिसका उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का टीकाकरण करना है। अगला है पंचायत उन्नति सूचकांक 2025। यह सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बड़े एवं मध्यम राज्यों को शामिल किया गया है। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक को, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है। हेल्थ पहल इसका उद्देश्य देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। ये अप्रैल 2025 का। अगला है उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.57 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। यह जल संधि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। एआई किरण पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना है। अगला है 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना है। P4 मतलब पब्लिक प्राइवेट पीपुल और पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थलों मिताथल और तिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। अगला है एक राज्य एक RRB नीति वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया है। उद्देश्य इसका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन दक्षता में सुधार करना, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना और समेकन के माध्यम से लागत में कमी लाना है। वर्तमान में 43 RRB हैं, जिन्हें घटाकर 28 किया जाना है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करती है। वक्फ अधिनियम 2025, जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अगला है UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर 2025 में दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा 22 से 23 अप्रैल 2025 को हुई थी। उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और IMEC पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के पैसरन घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस हमले में पर्यटक शामिल थे। सरकार की 5 सूत्री प्रतिक्रिया: सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी वाघा सीमा को बंद करना, सार्क वीजा योजना को रद्द करना, पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है।
अगला है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव द्वारा उनका स्वागत किया गया। यह 4 दिवसीय यात्रा व्यापार, रक्षा और अर्थशास्त्र में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही, जिसमें 21 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की सांस्कृतिक यात्राएं शामिल है। अगला है 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया।